सर एक चीज और, आपके इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ फॉरेन हैंड्स भी हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविस्ट जो थे उनको अरेस्ट भी किया गया इंडिया में। आप किस तरह देखते हैं सब चीजों को? पहली बात तो आरजू साहिबा, आपने जो बात पिछले सवाल को कंक्लूड करते हुए कही है, यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद करती हैं कि पाकिस्तान की जो आपकी जो सरकार है या जो आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंसी है, या ISPR है, आपके ISI है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है साहब। लाइक आई सेड कि इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि हमने इन लोगों को एलिमिनेट करना है, इनको हमने इनके ऊपर क्रेडिबल एक्शन लेना है। भर इसमें आई डोंट थिंक कि वो सफिशिएंट है। इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब आपके घर में कहीं पे दीमक लगती है, कहीं पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट उसको एक्सट्रीम करना पड़ता है, एक्सटर्मिनेट करना पड़ता है, वहां पे दवाई छिड़कनी पड़ती है। तो जब तक आप इन लोगों के ऊपर दवाई छिड़क के इनको आप खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आपका मुल्क प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इन कीड़ों को, इफ आई में यूज दिस वर्ड, पालने वाले आपके सरकारी लोग हैं, आपकी एजेंसीज हैं जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। और आपने दूसरी बात कही आरजू जी के कुछ लोग ऐसे हैं जो शरारत करते हैं, तो शरारत करने वाले लोग तो आपको पता ही है, उन्हीं के कारण तो आप FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। तो आप इन लोगों को उठा के खत्म कर दीजिए और शरारतें भी खत्म हो जाएंगी। बहरहाल जहां तक करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात है, वो आपकी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वीडियो था, तो इट कैन नॉट बी मेंशन्ड कि जी हाँ, अगर आपकी सरकार में शरारती लोग नहीं बैठे हुए, जैसा कि आप कहना चाह रही हैं, जो कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपकी सरकार में भी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आपके एजेंसीज में भी बहुत से शरारती लोग हैं, और वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। बहरहाल आपने अब बात करी फार्म प्रोटेस्ट की, और उसके साथ जो इंटरनेशनल या जो बाहर के लोग, आपने कहा है कि फॉरेन हैंड है, तो अब जब भी कभी आप खालिस्तान का नाम सुनेंगे तो आप ये वाज़ेह तौर पे मान लीजिएगा कि ISPR का K2 प्लान था। K2 प्लान में K1 बीइंग कश्मीर एंड K2 बीइंग खालिस्तान। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A के बाद वो शोरूम जो दिखा के दुनिया से पैसा इकट्ठी करती थी, या तो ये आपकी दहशतगर्दी तंजीमें हो या जो आपकी अपनी एजेंसीज हैं, वो शोरूम अब इनका बहरहाल बंद हो गया है। वो एक एसेट दिखा के, एक ख्वाब दिखा के, एक सूरज चटा के पैसे लेने का काम बंद हो गया। तो अब इन्होंने जो है फोकस अपना शिफ्ट कर लिया है। एक बड़ी इमोशनल कौम है हमारी सिखों की तरफ, इन्होंने फोकस शिफ्ट कर लिया, और कुछ लोग इन्होंने आगे खड़े कर रखे हैं, गुरबतवंत पन्नू हो गया, मोह धालीवाल हो गया, इस तरीके के। तो ये मतलब हमारे ही लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमारे ही खिलाफ लड़वा रहे हैं। तो ये एक इनका ऐसा प्लान है जो कामयाब नहीं होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर ये गाने बजाने वाली ये जो रिहाना है और मियां खलीफा है, तो इनका गाना बजाना चालू रखने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 करोड़ किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़ देके ट्वीट करवा रहे हैं। तो ये कितना किनका इसके अंदर फार्म प्रोटेस्ट के अंदर या जो जेन्युइन कंसर्न्स है फार्मर्स के, उनको लेके ये लोग कंसर्न्ड है, और कितनी इसके अंदर सियासत है वो हम बेहतर जानते हैं, और हमारी लोग हैं। और अभी काफी हद तक चीजें बदल चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में भी बदल जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट, स्पेशली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, आपको ना एक बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि 1970 के दहाड़े से किस तरीके से इन्हीं कानूनों की मांग, इन्हीं चीजों की मांग, इन्हीं के लिए जद्दोजहद 50 साल चली। और 4 जून 2020 को हिंदुस्तान अखबार में राकेश टिकैत, जो यूपी बॉर्डर वाली साइड पे अभी स्पीयरहेड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, उनका एक बयान है, मैं आपके साथ साझा कर लूंगा। वो हिंदी में आपको थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना समझना, यू कैन यूज गूगल ट्रांसलेट पढ़ने के लिए। उन्होंने तारीफ करी है मोदी जी की, उन्होंने सरकार की तारीफ की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो उनके वालिद हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी रूह को सुकून मिलेगा कि साहब ये जो हम मांग रहे थे वो पूरा हो गया। और उसके बाद 180 डिग्री फ्लिप ले लिया। तो कई सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आप लोग शायद वहां बैठ के नहीं दे सकते, पर हमारे को पता है। गुरनाम चुरूनी है, वो पॉलिटिशियन है, उसने 2 चुनाव लड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ा हुआ है। फिर चाहे योगेंद्र यादव हो, वो इलेक्शन 2 लड़ा हुआ हारा हुआ है। चाहे ये राकेश टिकैत खुद हो, ये 2 इलेक्शन लड़े हुए हारे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल हैं, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस आर नॉट हिडन। और जो दर्शन पाल सिंह हैं, वो भी ही इज अ नोन PDFI कम्युनिस्ट है, वो TUF टेक्निकल यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर है। तो हमको पता है लोगों का बैकग्राउंड, वी नो कि कहां से आ रहे हैं। मैं मान साहब आपसे बात शुरू करता हूँ। बात मैंने थोड़ी आज, वैसे तो हमें आज 16 दिसंबर है कल, तो पाकिस्तान में जारी बात है भारत को इस हवाले से अच्छा नहीं देखा जाता, और मैंने बात थोड़ी और तरीके से आज शुरू करनी है।
मैं जानना चाहता हूं कि हमें 72-74 साल हो गए हैं भारत के साथ, हमारे मामलात खराब है और हर दिन खराब हो रहे हैं, और 2014 के बाद तो मामलात बिगड़ ही गए और कोई वापसी की कोई जगह ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि मान साहब, आपसे, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, मुझे सर ये बताएं, क्या कभी कोई रास्ता खुल सकता है पाकिस्तान और भारत का, या इसी तरह ही ये जिंगोइज्म, हिंदू फाशिज्म और ये जो हाइपर नेशनलिज्म और ये जो मोदी साहब ने जो सेपरेशन और डिवीजन की जो सियासत शुरू की है, अगले 20 साल ये चलेगी? आप क्या समझते हैं? पहला जी, आपके सभी देखने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम और जय हिंद। चीबा साहब, समझने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब से आजादी हासिल हुई है तब से 4 जंगें हो चुकी हैं। चारों जंगों का नतीजा आपको मालूम है। मैं ये आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये जो जंगे आजादी थी, जंगे आजादी के अंदर सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना हिस्सा डाला। और ये जंगे आजादी जो लड़ी गई थी वो 3 अलग अलग मुल्कों के लिए या 2 अलग मुल्कों के लिए आजादी नहीं लड़ी गई थी। आजादी लड़ने वाले जो आजादी के परवाने थे, जिन्होंने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों से आजादी के लिए मुकाबला किया था। हम लोग, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारे मुल्कों का दुर्भाग्य है कि हमारे को 2 मुख्तलिफ मुल्कों में धर्म के आधार पे, यानी कि मजहब के आधार पे 2 मुल्कों को बनाया गया। अगर हम इकट्ठे रहते तो आज भारत और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, ये जो खित्ता है, ये इतना मजबूत होता दुनिया के अंदर कि ये अमेरिकी और ये ब्रिटिश और ये चीनी, ये कितने ही सब मिल जाते, यूरोप सारा मिल जाता, ये हमारा एक साथ मुकाबला कर नहीं सकते थे। मैं समझता हूं कि जो हमारे दरमियान में, जो खास तौर पे भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो झगड़ा है, जो लड़ाइयां हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे दरमियान अखलाक है, हमारे दरमियान मोहब्बत है, हमारे दरमियान जो हमारे कल्चर है, हमारी भाषा है, और हमारे जो, आप ये माने कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जिन चीजों के अंदर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अकीदे हैं, हमारे यकीन है, वो कहीं ज्यादा हैं। पर ये जो सियासतें हैं, ये सियासतों ने हमेशा दोनों मुल्कों की आवाम को बांट के रखा। दोनों मुल्कों के अंदर दरमियान एक ऐसा मसला खड़ा करके रखा कि भाई हिंदू आएगा तुम्हारा को खा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों के साथ क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं। कंवर चीमा साहब, हम कई डिबेटों पे इकट्ठे बैठे हैं पहले, आपको पता है किस तरह हिंदुओं की बच्चियों को, सिखों की बच्चियों को किस तरह उनके साथ जबरदस्ती निकाह किए जाते हैं, उसके बाद कहीं वो किसी मंडी में छोड़ दी जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत है उसको आवाम के लेवल के ऊपर हम जब तक उसको खत्म करने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक इखलाक हमारा आपस में बनेगा नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो मसाइल हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे, ये कम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। कोशिश यही करता हूं कि मैं कहता हूं कि जो चीजें हैं उससे मुंह छुपाने से बेहतर है कि उसके ऊपर बंदा बात कर ले, तो शायद वो आज नहीं कल नहीं तो परसों शायद कहीं हल की तरफ उसका वो निकल जाए। ना कि मैं उसके ऊपर यही डिनाइल मूड में रहूं कि नहीं यार पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, सारा मसला जो है वो तो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा ताना पहले ये दिया जाता था कि जी टॉयलेट नहीं है, कोई कहता था जी फुटपाथों पे लोग सोते हैं, हमारे यहाँ भी सोते हैं। कराची में हालात जब खराब नहीं हुए थे तो बहुत सारे हजारों शायद लाखों लोग फुटपाथों पे सोते थे, लेकिन जब वहां पे हालात खराब हो गए, फिर गोलियां चलने लगी तो लोग मजबूरन उन्होंने फिर अपने ठिकाने ढूंढे। तो ये कोई ऐसा वो नहीं, अमेरिका में भी मैं अक्सर तस्वीरें देखता हूँ कि लोग करते हैं, सोते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान ने तरक्की की और बहुत अच्छी मैं कहता हूं कि एक मुल्क को कड़ा किया गया है। मान भाई, अगर हम बात शुरू कर लें, मोदी जी की हुकूमत आई और मतलब बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में आज भी बहुत ज्यादा उनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसे हैं, फासिस्ट है, फलां है। लेकिन हिंदुस्तानी लोग चाहते हैं, मैंने देखा है दूसरी दफा उन्होंने वोट किया और उससे ज्यादा मार्जिन से वो जीते हैं, ज्यादा सीट्स लेके वो आए हैं और एक बड़े मजबूत किस्म के प्राइम मिनिस्टर है। क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के साथ उनकी बात बाद में करेंगे। एज ए हिंदुस्तानी आपने देखा मतलब दूसरा टेन्योर उनका चल रहा है, क्या समझते हैं कि अब मतलब मोदी ही मोदी है,
कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो है उसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लिटा के रख दिया है बीजेपी ने, या क्या नजर आ रहा है आपको? अगर भाई देखिए क्या है कि एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते से, एक हिंदुस्तानी होने के नाते से मैं समझता हूं कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, वो बड़ी अलग है, वो आपके मुल्क से मुख्तलिफ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाए। अभी आपने टॉयलेट्स की बात करी, तो 2014 से पहले कभी मिशन मोड के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया गया। स्वच्छ भारत किसी ने मांगा नहीं था, वो दिया गया। टॉयलेट्स किसी ने मांगे नहीं थे, वो दिए गए। सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया गया। बड़ी बड़ी सड़कें बनी साहब हमारे यहाँ पे, और आप हैरत में होंगे कि करीबन 40-45 किलोमीटर हाईवे जो है हमारे यहाँ रोज बन रहा है, हर रोज एट एन एवरेज, औसत पे, और उसको बढ़ा के 60 किलोमीटर पर डे का हाईवे का टारगेट है। और अभी ये उससे मुख्तलिफ है जो स्टेट रोड्स बनती हैं, और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि जो पेंडू क्षेत्र में, यानी कि जो गांव की तरफ जो सड़कें बनती हैं, कई ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जो अनकनेक्टेड हैं। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क के एक एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे बिजली ना पहुंची। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रोड्स अपग्रेडेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है। अभी एकलव्य स्कूल बनाने की बात हुई, नए सैनिक स्कूल बनाने की बात हुई, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर पीछे फोकस था, मेडिकल स्कूल्स के ऊपर फोकस था, हायर एजुकेशन के ऊपर, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर इतना फोकस है, हेल्थ के ऊपर फोकस है। फकर भाई, मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्डिनरी इंडियन के लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स आए हैं वो 5 लाख रुपए तक के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यदि 5 लाख रुपए तक का आपका कोई ऑपरेशन इलाज हो तो बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर ये प्रधानमंत्री जन औषधि, यानी कि औषधि से मेरी मुराद है कि दवाई की बात हो रही है, तो बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर जो है सरकारी इदारे से दवाइयां मुहैया की जा रही हैं, बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर। और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनके साथ बैठ के भी उनके प्रॉफिट्स को बहुत मेजरली कट किया गया है। इलाज के हवाले से तो जो बाईपास हैं या जो स्टेंटिंग है, स्टेंटिंग के ऊपर तो रेट्स ही फिक्स कर दिए सरकार ने कि आप इससे महंगा स्टेंट लगा ही नहीं सकते। पैकेजेस फिक्स कर दिए, आप सरकारी से कराइए, आप गैर सरकारी से कराइए, वो रेट्स फिक्स कर दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन सिटीजन है, जो एक हमारे देश का सामान्य नागरिक है, उसकी जिंदगी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने छुआ है जिस तरीके से, उसको जो उसका फायदा मिला है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे मुल्क में अब ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है ये नहीं रहा, सिटीजन्स के बीच में हम लोग नहीं समझते इसको, पर पहले एक कारण बना दिया था सरकार ने, एक रीजन था हमारे पास कि एक डिवाइड क्रिएट किया गवर्नमेंट ने। क्यों? ये माइनॉरिटी अपीसमेंट के ऊपर इतना फोकस था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो फील करती थी कि साहब हम लोग इग्नोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज बल्कि पहले से ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए। मैं आपको बताता हूं बकर भाई कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की कोई लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसको तुरंत उसके खाते में 51,000 रुपए सरकार डालती है कि बेटा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूं अभी आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस थी, उसमें आपने सुना होगा मोदी जी को। तो फ्लो ऑफ फंड्स, एक रैशनलाइज्ड फ्लो ऑफ फंड्स है कि पैसा तो उतना ही है और धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उसका सदुपयोग यानी कि उसका बेटर यूज कैसे किया जाए, एक रैशनलाइजेशन ऑफ स्पेंडिंग है। उसके तहत लोगों की जिंदगी को जो छुआ है ना साहब, वो चीज है जो मोदी जी को मैं कहूंगा कि दोबारा सत्ता में लेके आई, सरकार में लेके आई। और हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा होता था कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मिलके अपना पीएम चूज करते थे, यानी कि एमपी का उल्ट पीएम वो चूज करा करते थे। और अब पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे है मोदी जी की, अब पीएम के नाम पे एमपी चुन के आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहले मोदी जी के आने से पहले 30 साल 3 डेकेड्स कभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई। ठीक है साहब,
हर बार वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट होती थी कि एक मेजॉरिटी पार्टी है, उसको सपोर्ट दिया और वो सरकार में आए। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस आई पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी भी कोएलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे थे। ये भारत की तारीख में पिछले 30 साल में बहुत लंबा वक्त होता है, और बहुत से जो वोटर्स हैं उन्होंने तो ये वक्त पहली बार देखा है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है, और दूसरी बार ये 50 साल में पहली बार हुआ है कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट दूसरी बार मेजॉरिटी से आई है। तो ये फैक्ट्स है। दिस आप और हम जो देख रहे हैं ना फकर भाई, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये तारीख जो है, भारत का जो इतिहास है, वो लिखा जा रहा है।